स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज न कहानी न कविता, आज सुनते हैं एक यात्रा वृत्तांत यानी ट्रैवलॉग। प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश की किताब आखिरी चट्टान तक का एक अंश, जिसमें वो अपनी 1952 में करी यात्रा के बारे में लिखते हैं, जब वो भोपाल, बम्बई, गोवा होते हुए कन्याकुमारी गए थे। किसी भी अच्छे यात्रा वृत्तांत की तरह इस किताब की कई परतें हैं। जो देखा उसका वर्णन तो है ही, साथ ही कुछ ऐसे असली किरदारों यानी कैरेक्टर्स से मुलाकात होती है जो किसी फिक्शनल कहानी से कहीं अधिक रोचक हैं। और फिर लेखक की अपनी टिप्पणियाँ जो लोगों और खुद लेखक के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इस किताब का कौन सा अंश पढ़ूं ये तय करने में मुझे बहुत समय लगा। अगर घुमक्कड़ी के आप शौकीन हैं और साहित्य में भी रुचि रखते हैं तो इस किताब आखिरी चट्टान तक की प्रति ढूंढ निकालें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अध्याय का शीर्षक है अब्दुल जब्बार पठान। दिसंबर सन 52 की 25 तारीख। थर्ड क्लास के डिब्बे में ऊपर की सीट बिस्तर बिछाने को मिल जाए ये बड़ी बात होती है। मुझे ऊपर की सीट मिल गई थी। सोच रहा था कि अब बंबई तक की यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी, रात को ठीक से सो सकूंगा। मगर रात आई तो मैं वहां सोने की जगह भोपाल ताल की एक नाव में लेटा बूढ़े मल्ला अब्दुल जब्बार की गज़लें सुन रहा था। भोपाल स्टेशन पर मेरा मित्र अविनाश, जो वहां से निकलने वाले एक हिंदी दैनिक का संपादन करता था, मुझसे मिलने के लिए आया था। मगर बात करने की जगह उसने मेरा बिस्तर लपेट कर खिड़की के बाहर फेंक दिया और खुद मेरा सूटकेस लिए हुए नीचे उतर गया। इस तरह मुझे एक रात के लिए वहां ही रह जाना पड़ा। रात को 11 के बाद हम लोग घूमने निकले। घूमते हुए भोपाल ताल के पास पहुंचे तो मन हो आया कि नाव लेकर कुछ देर झील की सैर करी जाए। नाव ठीक की गई और कुछ ही देर में हम झील के उस भाग में पहुंच गए जहां से चारों ओर के किनारे दूर नजर आते थे। वहां आकर अविनाश के मन में न जाने क्या भावुकता जाग आई कि उसने एक नज़र पानी पर डाली, एक दूर के किनारों पर, और पूर्णता चाहने वाले कलाकार की तरह कहा कि कितना अच्छा होता अगर इस वक्त हम में से कोई कुछ गा सकता। मैं गा तो नहीं सकता हुजूर, बूढ़ा मल्ला हाथ रोककर बोला, मगर आप चाहें तो चंद गज़लें तरन्नुम के साथ अर्ज कर सकता हूं, और माशाअल्लाह चुस्त गज़लें हैं। ज़रूर ज़रूर, हमने उत्साह के साथ उसके प्रस्ताव का स्वागत किया। बूढ़े मल्लाह ने एक गज़ल छेड़ दी। उसका गला काफ़ी अच्छा था और सुनाने का अंदाज भी शायराना था। काफ़ी देर चप्पुओं को छोड़े वो झूम झूम कर गज़लें सुनाता रहा, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी। मैं नाव में लेटा उसकी तरफ देख रहा था। उस सर्दी में भी वो सिर्फ एक तहमत लगाए था, गले में बनियान तक नहीं थी। उसकी दाढ़ी के ही नहीं, छाती के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। मगर जब वो चप्पू चलाने लगता तो उसकी मांसपेशियां इस तरह हिलती जैसे उनमें फौलाद भरा हो। तीसरी गज़ल सुनाकर वो खामोश हो गया। उसके खामोश हो जाने से सारा वातावरण ही बदल गया। रात, सर्दी और नाव का हिलना, इन सब का अनुभव पहले नहीं हो रहा था, अब होने लगा। झील का विस्तार भी जैसे उतनी देर के लिए सिमट गया था, अब खुल गया। अब लौट चलें साहब, कुछ देर बाद उसने कहा। सर्दी बढ़ रही है और मैं अपनी चादर साथ नहीं लाया। अविनाश ने झट से अपना कोट उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कहा, लो तुम ये पहन लो, अभी हम लौट कर नहीं चलेंगे। तुम्हें कोई गालिब की चीज़ याद हो तो वो सुनाओ। बूढ़े मल्लाह ने ऐतराज़ नहीं किया। चुपचाप अविनाश का कोट पहन लिया और गालिब की गज़ल सुनाने लगा। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। हम लोग उसे बड़े मियाँ कहकर बुला रहे थे। उसने गज़लें पूरी कर ली तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम है साहब अब्दुल जब्बार पठान, उसने कहा। पठान शब्द पर उसने खासा जोर दिया। मियाँ अब्दुल जब्बार, तुमने बहुत अच्छी चीज़ें याद कर रखी हैं, मैंने कहा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस उम्र में भी तुम इतने रंगीन मिजाज हो। मर्दजात हूँ साहब, वो बोला। तबीयत की रंगीनी तो खुदा ने मर्दजात को ही बख्शी है।
जिसे ये चीज़ हासिल नहीं वो समझ लीजिए कि मर्द ज़ात ही नहीं। इसमें क्या शक है, अविनाश हंसकर बोला। अपनी उम्र में तो काफ़ी गुलछर्रे उड़ाए होंगे तुमने। अब्दुल जब्बार मुस्कुराया। सफ़ेद मूँछों के नीचे उसके होंठों पर आई मुस्कुराहट में रसिकता भर आई। उम्र तो हुजूर बंदे की अज़ल के रोज़ तक रहती है, वो बोला। मगर हाँ, जवानी की बहार जवानी के साथ थी। बहुत ऐश की, बेवकूफ़ियाँ भी बहुत की, मगर कोई अफसोस नहीं है। वो दिन फिर मिले तो वही बेवकूफ़ी नए सिरे से की जाएंगी और फिर भी कोई अफसोस नहीं होगा। मतलब वैसे अब उस तरह की बेवकूफ़ियों की नौबत नहीं आती? अविनाश ने पूछ लिया। अब हुजूर, हिम्मत में किसी मर्दजात से कम अब भी नहीं हूं। कहिए जिस खबीस का खून कर दूं। मगर जहां नफ्स का सवाल है उसकी मैं तौबा करता हूं। अच्छा, कुछ देर खामोश रहकर ज़रा एक चीज़ सुनिए। मैंने समझा कि वो कोई सूफियाना कलाम सुनाने जा रहा है, मगर वो बिना एक शब्द कहे चुपचाप नाव चलाता रहा। गहरी खामोशी थी। चप्पुओं के पानी में पड़ने के सिवा कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। हम लोग उत्सुकता के साथ उसकी तरफ देखते रहे। वो मुस्कुरा रहा था। अब उसकी मुस्कुराहट में पहले की सी रसिकता नहीं, एक संजीदगी थी। सुन रहे हैं? उसने कहा। मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या सुनने को कह रहा है। क्या चीज़? मैंने पूछा। ये आवाज़, वो बोला। रात की खामोशी में चप्पुओं के पानी में पड़ने की आवाज़। शायद आपके लिए इसमें कोई ख़ास मतलब नहीं है। पहले मुझे भी इसमें कुछ ख़ास नहीं लगता था, मगर 3 साल हुए। एक रात मैं अकेला इस झील को पार कर रहा था। ऐसी ही रात थी, ऐसा ही अंधेरा था और ऐसा ही खामोश समा था। जब मैं झील के बीचों बीच पहुंचा तो ये आवाज़ उस वक्त मुझे कुछ और सी लगने लगी। हर बार जब ये आवाज़ होती तो मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती। मुझे लगता जैसे कोई चीज़ हल्के हल्के मेरी रूह को थपथपा रही हो। फिर मुझे महसूस होने लगा कि वो चप्पुओं के पानी में पड़ने की आवाज़ नहीं, एक हल्की हल्की खुदाई आहट है। मुझे उस वक्त लगा कि मैं खुदा के बहुत नज़दीक हूँ। मैंने दिल ही दिल में सजदा किया और आइंदा के लिए गुनाहों से तौबा की कसम खाई। उसके बाद से जब भी मैं रात के वक्त नाव लेकर झील में आता हूँ तो मुझे ये आवाज़ फिर वैसी ही लगने लगती है। तब मैं अपनी उस तौबा को याद करता हूँ और अल्लाह का शुक्र मनाता हूँ कि उसने मुझे इस तरह तौबा का मौका बख्शा। फिर मैं एक नए सिरे से तौबा का अहद करता हूँ और अल्लाह से उसकी मेहर के लिए फरियाद करता हूँ। वो खामोश हो गया। सिर्फ पानी से चप्पुओं के टकराने का शब्द सुनाई देता रहा। मैं बाईं करवट होकर हाथ की उंगली से पानी में उठती हुई लहरों को छूने लगा। एक तीखी ठंडी चुभन नसों को बींधती सारे शरीर में फैल गई। तभी मुझे उसकी कही खून करने की बात याद हो आई। एक तरफ वो सब गुनाहों से तौबा का अहद किए था और दूसरी तरफ किसी भी इंसान का खून कर देने को तैयार था। मियाँ अब्दुल जब्बार, मैंने सीधे उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इंसान का खून करने को तुम गुनाह नहीं समझते? हुजूर, मैं पठान हूं, वो हाथ रोक कर बोला। मेरी निगाह में गुनाह का ताल्लुक इंसान की रूह के साथ है, जान के साथ नहीं। मैं किसी की इज्जत लूटता हूँ, किसी को जलील करता हूँ, किसी की चोरी करता हूँ तो उसकी रूह को सदमा पहुँचता है, ये गुनाह है। मगर मैं किसी खबीस की जान लेता हूँ तो एक नापाक रूह को जिस्म की कैद से आज़ाद करता हूँ, ये गुनाह नहीं है। मैं मन ही मन मुस्कुराया और पानी की तरफ देखने लगा। चप्पुओं से बनती लहरों के सांप लचकते हुए एक दूसरे में विलीन होते जा रहे थे। मेरी एक उंगली फिर पानी की सतह को छूने लगी। तो कम से कम नफ्स के लिहाज से अब तुम बिल्कुल पाक जिंदगी बिता रहे हो? मैंने पूछा। कसम खाकर तो नहीं कह सकता हुजूर। अब्दुल जब्बार संजीदगी छोड़कर फिर अपनी रसिकता में लौट आया।
यार लोगों की मजलिस में शिरकत की दावत हो तो इनकार भी नहीं किया जाता। वैसे दम खम आपकी दुआ से अब भी इतना है कि, और जिन मार्के के शब्दों में उसने अपने पुरुषत्व की घोषणा की उन्हें मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। सर्दी बढ़ रही थी। तो हुजूर अब नाव को किनारे की तरफ ले चलूं? काफ़ी वक्त हो गया है, उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा। हमने अब उससे और कोई चीज़ सुनने का अनुरोध नहीं किया। नाव धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। किनारे पर पहुंचकर जब हम चलने को हुए तो अब्दुल जब्बार ने कहा, आज शाम को कुछ मछलियां पकड़ी हैं, 2-1 सौगात के तौर पर ले जाइए। मगर अविनाश वहाँ होटल में खाना खाता था और मैं उसी का मेहमान था, इसलिए मछलियों का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं था। हमने उसे धन्यवाद दिया और वहाँ से चले आए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आप स्टोरी जैम सुनते हैं वहाँ छोड़ना मत भूलिएगा। आपके प्रोत्साहन और टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।